ओके, आज मैं थोड़ा धन विधेयक एवं वित्त विधेयक में अंतर, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। धन विधेयक मनी बिल और दूसरा है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। अब इसको बारी बारी से, तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है और वित्त विधेयक को 117 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है और वित्त विधेयक को अनुच्छेद 117 में पहला अंतर हो गया। ठीक है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक को अनुच्छेद 117 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक का क्षेत्र सीमित है और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक भी होता है। धन विधेयक का क्षेत्र क्या है? सीमित है और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक भी वित्त विधेयक होता है। ठीक है, यानी धन विधेयक का क्षेत्र क्या है? सीमित है और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक भी होता है। वित्त विधेयक का क्षेत्र धन विधेयक से व्यापक है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है धन विधेयक से व्यापक है। ठीक है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। धन विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय ही आते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषयों के साथ साथ कुछ अन्य विषय भी सम्मिलित होते हैं। अब धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। राज्यसभा द्वारा यह लोकसभा को सिफारिश सहित या बिना किसी सिफारिश के लौटा सकता है। तो धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा द्वारा ही पारित होता है और जब लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा द्वारा यह लोकसभा को सिफारिश सहित या बिना किसी सिफारिश के लौटा सकता है। वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। यह है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। वित्त विधेयक में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है।
अब क्या है, धन विधेयक पर किसी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि दोनों सदनों में असहमति होती है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो वित्त विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता। ओके, लेकिन वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक को समान विधेयकों की भांति राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अत्यधिक शक्तियां या अत्यधिक अधिकार प्राप्त है। लोकसभा को अत्यधिक अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अत्यधिक अधिकार प्राप्त है। और वित्त विधेयक में लोकसभा को अत्यधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा को अत्यधिक अधिकार प्राप्त नहीं। ओके, धन विधेयक अनुच्छेद 109 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाता है। धन विधेयक है अनुच्छेद 109 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाता है। और वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया वर्णित है। तो ये हो गया धन विधेयक
वित्त विधेयक में अंतर। अब हम चलते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में एक अंतर, मुख्य अंतर एक जरूरी था। अब हम चलते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में बताने के लिए। कल इसके बताया था वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया था। आज जो है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत संचित निधि पर भारत व्यय, भारत व्यय एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर charged on the consolidated fund, consolidated fund of India, यानी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या क्या है इसको देखिए। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा क्या है, दोनों सदनों के पदाधिकारियों अर्थात राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ऐसा विभाग जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। चौथा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन। पांचवा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन। देखिएगा यहां ध्यान देने वाली है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन किसी न्यायालय अथवा मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री अथवा पंचायत को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय। इस संविधान अथवा संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसको ध्यान देने वाली बात है। और भारत की संचित निधि पर केवल उनकी पेंशन भारित होती है। राज्य के उच्च न्यायालयों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। लेकिन उनका पेंशन किस पर होता है? भारत की संचित निधि पर केवल उनकी पेंशन भारित होती है। सदन के सदनों द्वारा बजट को 3 चरणों में विचार विमर्श करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम चरण में बजट पर केवल समान विचार निर्माण की प्रक्रिया किया जाता है।
यानी कि प्रथम चरण में बजट पर केवल सामान्य विचार विमर्श किया जाता है। द्वितीय चरण क्या है, में अनुदान मांगों पर विचार करके इसे पारित किया जाता है, जबकि तृतीय चरण में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। तृतीय चरण में जो है विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। बजट लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। तत्पश्चात इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात बजट के राजस्व तथा व्यय से संबंधित प्रस्तावों पर सामान्य बहस होती है। बहस की शुरुआत विपक्षी दल के नेता द्वारा की जाती है, परंतु इस बहस के दौरान न तो कोई संशोधन प्रस्तावित किया जाता है और न ही कोई मतदान होता है। अब ग्रांट्स डिमांड, अनुदान की मांग। ग्रांट्स डिमांड डिमांड्स, ग्रांट्स डिमांड माने अनुदान की मांग, अनुदान की मांग। ये क्या है? अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए खर्चों की प्रत्येक मद पर बहस का अधिकार होगा तथा अन्य व्यय से संबंधित खर्चे लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में पेश किए जाएंगे, परंतु किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, परंतु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। यदि लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है या उसमें कमी का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के समान माना जाता है। धन्यवाद।